स्वागत है अनसुलझे ट्रू क्राइम क्रॉनिकल्स में। मैं हूं आपका होस्ट रोमियो। आज हम एक ऐसे मामले में गहराई से जाएंगे जिसने कैलिफोर्निया के एस्कॉन्डिडो शहर को हिलाकर रख दिया। 12 साल की स्टेफनी क्रो की रहस्यमय हत्या। ये केस आज भी सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। किसने मारी थी स्टेफनी क्रो और क्या हमें कभी सच्चाई पता चलेगी? चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये 21 जनवरी 1998 की बात है। स्टेफनी क्रो एक चंचल और होनहार 12 साल की लड़की अपने भाई माइकल के साथ होम इम्प्रूवमेंट का एक एपिसोड देखकर सोने चली गई। एपिसोड में बड़े बेटे ब्रैड की शादी की योजना थी, जो उससे 3 साल बड़ी लड़की से शादी करने वाला था। स्टेफनी भी शायद अपने भविष्य के बारे में सोच रही होगी, स्कूल, दोस्त या बड़े होने के सपने। लेकिन स्टेफनी को वो मौका कभी नहीं मिला। उस रात कोई उसके कमरे में घुसा, उसे 9 बार छुरा मारा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई चीख नहीं सुनी गई। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, सिवाय उसके माता पिता के कमरे की एक स्लाइडिंग खिड़की और स्टेफनी के कमरे की थोड़ी खुली खिड़की के। खिड़की का पर्दा भी बिल्कुल अछूता था। अगली सुबह स्टेफनी को उसके बिस्तर पर मृत पाया गया। हत्यारा गायब था और हथियार भी। और यहीं से शुरू हुई एक रहस्यमय कहानी। क्राइम सीन डरावना था। एफबीआई की बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट ने इस हत्या को बेहद संगठित और लक्षित बताया। स्टेफनी के घाव व्यवस्थित थे, कोई अतिरिक्त हिंसा के निशान नहीं। उसके साथ किसी तरह की यौन हिंसा भी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे का एक ही मकसद था, स्टेफनी की जान लेना। लेकिन ये किसने किया? घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, सिवाय माता पिता के कमरे की स्लाइडिंग खिड़की और स्टेफनी के कमरे की थोड़ी खुली खिड़की के। खिड़की का पर्दा भी बिल्कुल अछूता था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा हवा में गायब हो गया। जब कोई स्पष्ट संदिग्ध नहीं मिला तो जांचकर्ताओं ने क्रो परिवार पर ध्यान दिया। स्टेफनी का 14 साल का भाई माइकल और उसके दोस्त जोशुआ ट्रेडवे और आरोन हाउसर जल्द ही प्राथमिक संदिग्ध बन गए। क्यों? एक तो वे करीब थे और दूसरा, हाउसर ने कुछ अजीब मजाक किए थे। उसने दोस्तों से पूछा था, क्या तुमने उन्हें मार डाला? उन्हें यानी भाई बहन। माइकल को घंटों तक पूछताछ किया गया, रीड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, एक विवादास्पद तरीका जो झूठे इकबाल निकलवाने के लिए जाना जाता है। जासूसों ने माइकल के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेले, उसकी पसंदीदा गेम फाइनल फैंटेसी 7 के बारे में बात करके उससे जुड़ने की कोशिश की। यहां तक कि यह भी कहा कि उसमें एक अच्छा माइकल और एक बुरा माइकल है। दबाव में आकर माइकल ने खुद को और अपने दोस्तों को फंसा दिया, ये कहते हुए कि हाउसर ने उसकी मदद की और ट्रेडवे ने बाहर पहरा दिया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने तक हिरासत में रखा गया। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। डीएनए सबूत ने एक नए संदिग्ध की ओर इशारा किया। रिचर्ड ट्यूइट, एक मानसिक रूप से बीमार और बेघर आदमी जो स्टेफनी की हत्या के समय आसपास घूमता देखा गया था। ट्यूइट का हिंसक इतिहास था। 1993 में उसने एक आदमी पर चाकू से हमला किया था। अभियोजन के पास एक महत्वपूर्ण सबूत था। ट्यूइट की शर्ट पर स्टेफनी का खून मिला। यह सबूत 2004 में उसे दोषी ठहराने के लिए काफी था और माइकल, जोशुआ और आरोन के खिलाफ चार्ज हटा दिए गए। लेकिन ट्यूइट ने अपील की और दोबारा मुकदमे में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि खून संदूषण के कारण उसकी शर्ट पर लगा हो सकता है। जूरी ने उसे बरी कर दिया। तो अगर ट्यूइट नहीं तो फिर किसने किया? 15 साल बीत गए और हम सच्चाई के उतने ही करीब हैं जितने पहले थे। माइकल, जोशुआ और आरोन के परिवारों ने पुलिस विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया और करोड़ों रुपए का मुआवजा जीता। साथ ही तीनों लड़कों को निर्दोष घोषित किया गया। और रिचर्ड ट्यूइट, अब वो 52 साल का है और हाल ही में मेथ पॉजेशन के आरोप में दोषी ठहराया गया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है, क्या वो हत्यारा हो सकता है या फिर कोई और था, कोई जो शायद अभी भी हमारे बीच घूम रहा है? स्टेफनी क्रो का मामला
हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी हम बहुत कम जानते हैं। वो कभी 9/11 के बारे में नहीं जान पाएगी, नहीं कोविड के बारे में, और नहीं सुपर बाउल एक्सएक्स में ब्रोंकोस की जीत के बारे में। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसके आखिरी पल शांतिपूर्ण रहे होंगे, उस रहस्यमय दुस्वप्न से अनजान। किसने मारी थी स्टेफनी क्रो? शायद हमें कभी पता न चले, लेकिन उसकी कहानी सुनाई जानी चाहिए और उसकी याद को जिंदा रखा जाना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। अनसुलझे ट्रू क्राइम क्रॉनिकल्स। अगर आपके पास स्टेफनी क्रो के मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो कृपया एस्कॉन्डिडो पुलिस विभाग से संपर्क करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और रिव्यू जरूर दें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सुरक्षित रहें।